हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आज का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का वो डिस्कस करेंगे। 2 सितंबर शिफ्ट 1 मैथमेटिक्स का मेमोरी बेस्ड है। क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स से फॉरवर्ड हुए हैं या इंटरनेट से कुछ सर्च हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स। बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स marked from 1 to 30 and box 2 contains 20 cards. Box 2 contains 20 cards marked from 31 to 50. A box is selected, then a card is drawn. बॉक्स एक सिलेक्ट किया और फिर एक कार्ड ड्रॉ किया। इफ द नंबर ऑफ कार्ड इज नॉन प्राइम, प्राइम नहीं नॉन प्राइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैम फ्रॉम बॉक्स 1। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो बॉक्स गिवन है, एक बॉक्स 1 है, एक है आपका बॉक्स 2। इसमें तो 1 से 30 तक है नंबर्स, इसमें 31 से 50 है। कोई सा भी एक बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है। कोई सा भी एक बॉक्स सिलेक्ट किया, फिर जो बॉक्स सिलेक्ट हुआ उससे एक नंबर हमने निकाल लिया। अभी कह रहा अगर वो नंबर नॉन प्राइम है, अगर वो नंबर नॉन प्राइम है, देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ये नंबर बॉक्स 1 से आया है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बेस थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में मुझे लगता है डाटा मिसिंग है कि बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी है ये इक्वली लाइकली होनी चाहिए। एग्जाम में ज़रूर होगा, यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर इक्वली लाइकली मान के चलते हैं, मैंने मान लिया E1 जो है वो बैग 1 है, E2 जो है वो बैग 2 है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी बैग 1 और बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज 1/2 अगर इक्वली लाइकली है। ओके, अब नॉन प्राइम, इसमें से भी नॉन प्राइम, इसमें से भी नॉन। अगर मैंने बैग 1 सेलेक्ट किया तो जो भी नंबर आया वो नॉन प्राइम होना चाहिए। तो 1 से 30 के बीच में प्राइम कितने होते हैं पहले ये काउंट कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो प्राइम है, यानी कि 20 नंबर्स, टोटल 30 में से 20 नंबर्स जो होंगे वो नॉन प्राइम होंगे। तो अगर बैग 1 से हम नंबर निकाल रहे हैं, नॉन प्राइम को NP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो NP जो है NP/E1, यानी बैग 1 से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी 20/30, 20 है नॉन प्राइम। सिमिलरली इसमें कितने नॉन प्राइम होंगे, 31, 37, 41, 43, 47। तो ये 5 आया, यानी कि 15 नॉन प्राइम होंगे। टोटल 20 नंबर्स है, 5 प्राइम है तो 15 नॉन प्राइम हो गए। तो इसमें से हमें NP/E2, सेकेंड बैग से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी 15/20, यानी 3/4। अब हमें फाइंड करना है कि वो बॉक्स 1 से निकला हो, यानी हमें निकालना है रिवर्स प्रोबेबिलिटी E1/NP। E1/NP बेस थ्योरम से हम कर सकते हैं इसको। हमें निकालना है E1/NP, मतलब उल्टा कर दो, NP/E1 इंटू PE1 अपॉन NP बाई ये जो है एज इट इज E1 इंटू PE1 प्लस PNP/E2 इंटू PE2। तो E1 और E2 इनकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये 2/3 था, ये 2/3 प्लस ये 3/4। आप सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। NCERT में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट बेस थ्योरम का क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मैक्सिमा मिनिमा का। एक फंक्शन आपको गिवन है, एक फंक्शन आपको गिवन है fx एंड दिस इज इक्वल टू -3/4 x की पावर 4 -8x क्यूब -45/2 x स्क्वायर, यस ठीक है, प्लस 105। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सब मेमोरी बेस्ड ही है, डाटा कुछ इधर उधर हो सकता है। आपको बताना है कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो इसके लिए जब भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है उसका f/x 0 होता है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे,
एफ डैश एक्स -3x³ -24x² -45x, -3 कॉमन लिया, x² + 8x + 15 यानी -3 × x + 3 × x + 5, x भी कॉमन आएगा, यहाँ x³ है तो ये हो गया -3x × x + 3 × x + 5। आपको रूट्स मिल गए इसके 0, -3 एंड -5। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -5 -3 0। ओके, आप 0 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू रखो इसमें, ये सब पॉजिटिव आएगा लेकिन आगे एक नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल नेगेटिव होगा। तो फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि x का साइन सब जगह सेम है तो ये ऑल्टरनेट चलेगा। अगर इवन पावर होती, जैसे स्क्वायर पावर होता, पावर 4 होता, तब साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन सब पे पावर ऑड है तो साइन एक का आपने निकाल लिया, फिर साइन ऑल्टरनेट होगा अगर पावर ऑड है। तो यहाँ तो सबकी पावर 1 है, तो यहाँ माइनस था, हमने 0 से ग्रेटर रखा तो ये सब पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, फिर ये ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा। अब हम इधर से देखते हैं, चाहो तो आप सेकेंड ऑर्डर निकाल लो, उसके बाद ये वैल्यूज बारी बारी से तीनों वैल्यू रखो। जहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो पॉइंट मैक्सिमा होगा, जहाँ पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट मिनिमा होगा, और जहाँ 0 होगा वहाँ टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ कोई टेस्ट फेल नहीं होगा। +2 आप लेफ्ट टू राइट देखो, जिस पॉइंट पे साइन प्लस से माइनस गया है, प्लस से माइनस गया वो पॉइंट मैक्सिमा है, यानी -5 आपका मैक्सिमा है। फिर जहाँ पे माइनस से प्लस गया है, माइनस से प्लस, वो पॉइंट आपका मिनिमा है। और फिर यहाँ प्लस से माइनस गया है तो ये मैक्सिमा है। यानी इस क्वेश्चन में दो मैक्सिमा है, -5 एंड 0, बोथ आर मैक्सिमा एंड -3 इज मिनिमा। हो सकता है इस क्वेश्चन में बाद में आपको इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करके इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x, दिस इज इक्वल टू -π/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शंस तो है नहीं हमारे पास, पूरा सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम, रूट वाले को इधर रख दो, उसे उधर भेज दो। साइन इनवर्स 6√3x इक्वल -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ओके, अब इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो उधर साइन बन जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन दिस। ओके, अब आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये पूरा माइनस यहाँ से कॉमन हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस साइन इनवर्स 6x। अब बाहर कॉस है, अंदर साइन है, ये अच्छी बात नहीं, बाहर कॉस तो अंदर भी कॉस इनवर्स होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स साइन थीटा और कॉस थीटा में सिंपल सा रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। अगर ये साइन है तो कॉस में बदलने के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना होगा, यानी √1 माइनस 36x²। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच रहा है 6√3x इक्वल माइनस, ये तो कैंसिल, √1 माइनस 36x²। रूट भी अच्छा नहीं लगता, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 108x² इक्वल माइनस खत्म हो जाएगा 1 माइनस 36x², ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 144, तो हमें मिलेगा x इक्वल ±1/12। अब ऑप्शन में पता है आपको दोनों ही होंगे, +1/12 भी होगा, -1/12 भी होगा। तो कौन सा आंसर सही है, क्या दोनों सही हैं? जेईई मेंस के पेपर में सिंगल करेक्ट के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जो भी आंसर आए उसे हम ऑप्शन में रख के, ओरिजिनल क्वेश्चन में ओरिजिनल में रख के हम चेक करते हैं जो ओरिजिनल था कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इधर एंगल नेगेटिव है, यानी ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए।
अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तब तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर आप 1/12 रख दोगे तो ये दोनों एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स या टू पॉजिटिव एंगल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आंसर विल बी -1/12। इस क्वेश्चन का आंसर -1/12 होगा, क्योंकि -1/12 पे ये भी नेगेटिव, सम ऑफ टू नेगेटिव इज नेगेटिव। सो दिस क्वेश्चन इज सिंपल। बस लास्ट में जो प्लस माइनस आया उसको देख के कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, ax² + bx + 6 = 0, और यहाँ AB बिलोंग्स टू R है और आपसे पूछ रहा है 3a + b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 3a + b की मिनिमम वैल्यू, शायद मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ आज का। ऑप्शन गिवन है इसमें 4, 1, -1 एंड -2। देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। 4, 1, -1 एंड -2, इसको कैसे करेंगे? हाँ, इसमें एक चीज़ और गिवन था कि इसके जो है ना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं हैं। इसके जो रियल रूट्स है इस इक्वेशन के, पता नहीं रियल हैं भी या नहीं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट तो नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट की एक ही कंडीशन होती है, जब d > 0 होता है ना तो डिस्टिंक्ट रियल रूट आता है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। d > 0 नहीं होगा, यानी d <= 0 होगा। यहाँ d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, यानी b² - 24a <= 0 होगा। b² - 24a <= 0 होगा। लेकिन हमको 3a + b की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया y मान लिया, तो यहाँ से 3a आ गया, y - b, तो यहाँ 24a है तो ये हो जाएगा -8 टाइम्स y - b। ओके, तो हमें मिला b² + 8b इज <= 8y, यानी y इज > b² + 8b अपॉन 8। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो ग्रेटर इक्वल है, तो y की मिनिमम वैल्यू इज b² + 8b/8। अब और मिनिमम के लिए आप यहाँ पे कुछ ऐसा रखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू आए। स्क्वायर है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं b + 4 का होल स्क्वायर -16, है ना। स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे आप, b² + 8b + 16 -16 बराबर हो जाएगा। अब किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा -16/8 इज -2, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे करना था, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन क्या पता वो काम करती या नहीं। आप इसमें ऐसा कर सकते थे, अगर आप x को 3 रखोगे, क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए, 3 रखने से क्या हो रहा है, ये 9a + 3b + 6 = 0। 3 कॉमन ले लिया तो 3a + b + 2 = 0, यानी 3a + b = -2 आ रहा है। लेकिन ऐसा करके एग्जाम में कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि क्या ये जो आया ये मिनिमम ही आया, तो ये सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो एक और क्वेश्चन हुआ अभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 5th क्वेश्चन है। आपको गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z - α अपॉन z + α, जो कि प्योरली इमेजिनरी है, और अल्फा आपका रियल नंबर है। ओके, और आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ z = 82, तो मॉड अल्फा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। मॉड z = 82, तो मॉड अल्फा क्या होगा, और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी है तो मैं इसको मान सकता हूँ लैम्डा आयोटा, या लैम्डा कोई रियल नंबर है, ठीक है, और लैम्डा नॉन जीरो है, या नहीं भी है होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें मॉडुलस गिवन है तो हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं, या पहले आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो।
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, अगर a बाई बी इक्वल सी बाई डी होता है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा z माइनस एल्फा इक्वल लैम्डा आई प्लस वन अपॉन लैम्डा आई माइनस वन। अब हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, माइनस को मॉड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका अल्फा रियल हो ना हो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन में पता नहीं है रियल था या नहीं। तो मॉड जेड अपॉन मॉड अल्फा, इसका मॉडलस लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, इसका भी लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, यानी ये वन। तो मॉड जेड इक्वल तो मॉड अल्फा आ गया ना, ये वन है तो मॉड अल्फा भी 82 हो गया जब दोनों इक्वल ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 82। काफ़ी सिंपल था, बहुत जल्दी हुआ। ओके, बस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज करते ही क्वेश्चन तुरंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका भी कहे हो आप। ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है माइनस कॉस एक्स। नंबरिंग किस हिसाब से, 6th क्वेश्चन है ये। बस इतना ही, इसमें कुछ कंडीशन होगी y समथिंग इक्वल जिससे आप कांस्टेंट निकाल सको। तो वैसे तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, डी वाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। दोनों साइड अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 प्लस वाई का ln 1 प्लस वाई, ln का मतलब लॉग बेस e। यहाँ अगर आप इसको t ले लोगे 2 प्लस साइन एक्स को, तो cos x dx dt हो जाएगा, और dt बाई टी log t होता है, तो ये log t यानी log 2 प्लस साइन एक्स। और यहाँ एक हम log c कांस्टेंट ले लेते हैं। अब ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, log c बाई 2 प्लस साइन एक्स। दोनों साइड का log हटाएंगे तो हमें 1 प्लस वाई इक्वल सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसमें कुछ वैल्यू वगैरह कुछ गिवन होगी और जिससे आपको सी फाइंड करना होगा। चलिए, ये सब मेमोरी बेस्ड है, कुछ डाटा इधर उधर भी हो सकता है, प्लस हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शन हो तो हम क्वेश्चन को और भी तेज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स। ये वैक्टर्स हैं, यूनिट वैक्टर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2c का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। तो मॉडुलस होता है जब मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी वैक्टर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ये वैक्टर है, ओके, प्लस 4 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट 2b यानी 4a डॉट बी, और ये मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 4a डॉट सी, राइट। ए बी सी आर यूनिट वैक्टर्स, देन देयर मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 5 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 टाइम्स a डॉट बी प्लस a डॉट सी। यानी हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, a डॉट बी प्लस a डॉट सी अगर हमें पता हो तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये भी तो दिया है, इसका यूज करो। a माइनस बी का स्क्वायर, अब वैक्टर नहीं लिख रहा मैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, वैक्टर समझ लेना आप, प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी। दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज 1, दिस इज 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 4 उधर माइनस कर दें डायरेक्ट, तो 8 माइनस 4 इज 4। यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो a डॉट बी प्लस ये a डॉट सी है, सॉरी a माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ये a डॉट सी था,
तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, तो हमें a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल -2 मिलेगा। -2 कॉमन हो गया, -2 यहाँ डिवाइड हो गया, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल -2, इसी -2 को यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा 10, 4 इंटू -2 -8, यानी आंसर इज 2। 10 - 8 आंसर इज 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी आसान सवाल हैं, और क्या पता नए क्वेश्चन मिले तो थोड़े ये घुमाया हुआ हो या कुछ और भी पूछा हो, ओरिजिनल क्वेश्चन आने पे ही पता चलेगा। ओके, एक लॉजिक का क्वेश्चन है। मैंने एक एनालिसिस किया था लास्ट 4-5 ईयर्स का, किस टॉपिक से कितना होता है। मैंने कहा था आपको एक लॉजिक का क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। तो क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। स्टेटमेंट इफ आई reach a station on time, if I reach a station on time, then I will come by train, ऐसा कुछ है, या I will get the train, जो भी हो, इसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से पहले हमको समझना है ये स्टेटमेंट है क्या। इसको हम लॉजिक के लैंग्वेज में लिखेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, इम्प्लाइज, व्हाट इज। यहाँ कंडीशन इफ देन, ऐसा होता है P इम्प्लाइज Q। P हो गया ये आई रीच स्टेशन ऑन टाइम, Q हो गया आई विल कम बाई ट्रेन, दिस इज P, दिस इज Q। P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। यानी Q का पहले आप नेगेटिव बनाओ और इम्प्लाइज यानी पहले आएगा, यानी इफ इसके साथ लगेगा, इसके नेगेटिव के साथ, और देन के साथ इसका नेगेटिव आएगा। फिर आप ऑप्शन देके इसको आसानी से कर लेंगे। इफ आई डोंट कम बाई ट्रेन या विल नॉट कम बाई ट्रेन, ये ग्रामर है, वो आपका ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इफ आई विल नॉट कम बाई ट्रेन देन आई डोंट रीच स्टेशन ऑन टाइम। ओके, अब मेरी ग्रामर पे ध्यान मत देना, आप लॉजिक पे ध्यान दे लो। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। ऑप्शन देखते डायरेक्ट टिक करना होगा, यहाँ तो लिखा है हमने सब कुछ। आई थिंक 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 6x - 2 = 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं, और एक सीक्वेंस Sn गिवन एक टर्म अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, n यहाँ नेचुरल नंबर है। फिर कुछ फाइंड करना है, कुछ रिलेशन गिवन है S5 S6 S4 में। आपको जो ऑप्शंस हैं उसमें S4 S5 S6 में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, डैट मीन्स अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी। 6 अल्फा - 2 = 0। दूसरा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा - 2 = 0। ये दो बातें तो हो गई। अब मुझे S6 का मतलब अल्फा 6 प्लस बीटा 6, यानी अल्फा की पावर 6 चाहिए, बीटा की पावर 6 चाहिए। तो इस पूरे को अगर हम अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 अल्फा 6, 6 अल्फा 5 - 2 अल्फा 4 = 0। सिमिलरली इसको भी कर दें बीटा 4 से, तो 5 बीटा 6, 6 बीटा 5 - 2 बीटा 4 = 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इनको अगर हम ऐड कर दें तो 5 टाइम्स दिस प्लस दिस, यानी S6 हो गया ना। 5 टाइम्स अल्फा 6 प्लस बीटा 6, अल्फा 6 प्लस बीटा 6, n की जगह 6 यानी S6, प्लस 6 टाइम्स अल्फा 5 प्लस बीटा 5, अल्फा 5 प्लस बीटा 5 यानी S5, n = 5 प्लस 6 S5 - 2, इनको ऐड करने पे 4 है यानी S4। तो ऐसा ही रिलेशन जहां आपको ऑप्शन में दिखेगा वो टिक करना था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, इनवर्स ये सब तो हो ही गया।
9 या 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 3D ज्योमेट्री का है। इसमें आपको बताना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक पॉइंट गिवन है 1 3/2, 2 टू द प्लेन की इक्वेशन है 2x - 2y + 4z + 5 = 0। इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से इस प्लेन का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ओके, तो ये मान लीजिए प्लेन है 2x - 2y + 4z + 5 = 0। ये प्लेन है और इस पॉइंट से हमें फुट फाइंड करना है 1 3/2, 2, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट, ये मान लो A है, ये B है, B इसका फुट है और ये लाइन AB इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ओके, ये लाइन AB इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी ये प्लेन के लिए नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल टू द प्लेन हो गया। और प्लेन की इक्वेशन में जो x y z होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है प्लस माइनस साइन के साथ, वो उस नॉर्मल का ही डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी इसका डायरेक्शन रेशियो 2 - 2 4 हो गया। और एक पॉइंट पता है हमें, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन, लाइन AB की। हम लाइन AB की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। हम लिख सकते हैं x - 1/2 इक्वल y - 3/2 अपॉन -2 इक्वल z - 2 बाई क्या है 4। ये हो जाएगी AB की इक्वेशन, इसको लैम्डा मान लिया। अब x y z जो हम लैम्डा की टर्म्स में निकालेंगे वो इस लाइन AB का ही कोई पॉइंट होगा। उस पॉइंट को मैंने मान लिया B, तो x आपका हो गया 2 लैम्डा + 1, देखो आप यहाँ से, y हो गया -2 लैम्डा + 3/2 और z हो गया 4 लैम्डा + 2। तो हमें पॉइंट B मिल गया जो कि इस लाइन का फुट है इन दिस प्लेन, यानी दिस पॉइंट B लाइज इन दिस प्लेन। यानी ये जो पॉइंट है x y z का जो कोऑर्डिनेट आया है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है। तो आप उसमें जब पुट करोगे x y z की जगह, आपको मिलेगा 4 लैम्डा + 2 + 4 लैम्डा -3 + 16 लैम्डा + 8 एंड +5। तो यहाँ से आ गया 4 4 8 16 24 लैम्डा 8 2 10 5 15 -3 12 लैम्डा आपको मिल गया -1/2। चेक कर सकते हो आप। अब -1/2 यहाँ रख देते हैं तो ये पॉइंट B हमें मिलेगा 0 1 + 3/2 यानी 5/2 0। हमें A पता है, हमें B पता है, हम डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल सकते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर। दैट्स इट। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था अगर एग्जैक्ट यही था तो। और वैसे ही मेंस के क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने देखा था ये चीज़। चलिए और कोई क्वेश्चन बचा जो मेरे पास है। हाँ, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 से 2 मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x - 1 - x dx। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसको करना है मॉडुलस के अंदर मॉडुलस, यानी ये ब्रेक भी होगा तो एक तो 1 पे भी होगा और अंदर भी कुछ हो रहा है, तो थोड़ा टिपिकल है कि पूरा मॉड कहाँ ब्रेक होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ का अप्रोच ले सकते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। मॉड x - 1 ये तो हम जान ही रहे हैं 1 पे ब्रेक होने वाला है, तो ये 1 पे ब्रेक करा दिया इसको।
और एक लाइन है x, तो y इक्वल एक्स लाइन तो सीधी होती है, ये यहाँ कहीं यानी 1 से पहले ब्रेक हो रहा है। आप सॉल्व करके देखोगे कि मॉड x माइनस 1 और x इस कहाँ सॉल्व हो रहा है, मतलब कहाँ क्या इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर मैं डायरेक्ट मॉड खोल दूँ तो x माइनस 1 जैसे डायरेक्ट आप खोल दोगे तो x x कट जाएगा, -1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत है ना, यानी ये इसका नेगेटिव आएगा 1 माइनस एक्स। ऐसे भी लेस देन 1 पे मॉड क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर हमारा लेस देन 1 है तो नेगेटिव देगा, 1 माइनस एक्स देगा। और आप देख भी सकते हो 1 से पहले ही ये ब्रेक हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। x लेस देन 1 पे ही मॉड वाली जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये x इक्वल 1/2 आ गया सॉल्व करने पे, यानी ये पॉइंट 1/2 है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से हाफ, फिर हाफ से 1 है यहाँ पे, एंड फिर 1 से 2, ये 3 मतलब 0 हाफ और 1 दो जगह ब्रेक होगा, तो 3 इंटीग्रेशन के रूप में आएगा ये। तो आप देखिए जब 0 से हाफ है मेरा ये रीजन, उसमें मॉड वाली लाइन ऊपर है, x वाली लाइन नीचे है, यानी ये ग्रेटर है ये छोटा है। इसका मतलब दिस माइनस दिस, ये लाइन नीचे है, मॉड की लाइन सॉरी ऊपर है, मॉड वाली लाइन ऊपर है 0 से हाफ में, यानी ये इससे ग्रेटर है यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस हटा सकते हो आप डायरेक्ट, है ना, क्योंकि अंदर पॉजिटिव तो मॉड डायरेक्ट बाहर आ जाता है, और अंदर नेगेटिव तो माइनस साइन के बाद बाहर आता है। तो अब हाफ से 1 में क्या हो रहा है, हाफ से 1 में मॉड मेरा नीचे है, ये लाइन ऊपर है, ओके ऊपर है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ओके। एंड 1 से 2 में देखो आप, मॉड इधर है, लाइन ऊपर है, अगेन ये मॉड अब ऊपर है और लाइन हमारा नीचे है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये डायरेक्ट बाहर आएगा। अब हमें ध्यान देना है, जब x लेस देन 1 होगा तो मॉड आपको मॉड x माइनस 1 नेगेटिव हो गया लेस देन 1 के लिए, तो इन दोनों में जो आपका मॉड x माइनस 1 है, आप अलग से देख लीजिए, मॉड x माइनस 1 इक्वल 1 माइनस एक्स जब x लेस देन 1 हो, x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 हो, है ना, मॉडुलस फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में तो मॉड ये 1 से कम वाले इंटरवल है, 1 तक जा रहा है, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा मॉड हटाने पे। यहाँ भी 1 माइनस एक्स, और ये 1 से ग्रेटर है तो प्लस x माइनस 1। अब सिंपल है इसको इंटीग्रेट करना, आप आसानी से इसे हम बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब कुछ किया हुआ है। चलिए और कोई क्वेश्चन हमारे पास है क्या? यस, एक हमारे पास एपीजीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को मिक्स करके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है, हमें कह रहा है क्वेश्चन में, सर 12th क्वेश्चन है, ABC आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। कोई 2 नंबर है, मान लो XY 2 नंबर हैं, इनके बीच का अर्थमेटिक मीन तो ABC है, और A प्लस B प्लस C 15 है। वैसे ही PQR दीज आर हार्मोनिक मीन बिटवीन दोज सेम नंबर्स X एंड Y। तो 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R आपको गिवन है, एंड दे आर दैट इज 5/3। नाउ वी हैव टू फाइंड XY। ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है -3, ऑप्शन बी 9, 1, ऑप्शन सी -1, -9, ऑप्शन डी -3, -3, ऑप्शन डी इज 3, 3। ओके, अगर ये अर्थमेटिक मीन है ना, XY ABC के बीच में, यानी X है यहाँ Y है, बीच में ABC है, और ये पूरा सीक्वेंस AP में है। सिमिलरली यहाँ X है, यहाँ Y है, और बीच में PQR है, तो ये पूरा सीक्वेंस HP में है।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे करें। a प्लस बी प्लस सी 15 है। ओके, अगर ये पूरा सीक्वेंस एपी में है तो ए बी सी भी एपी में हुआ। मान लो ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको ऐड करने पे 3 अल्फ़ा इक्वल 15 यानी अल्फ़ा 5 आ गया है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3 अल्फ़ा इक्वल 15, अल्फ़ा इक्वल 5 आ गया। ये 5 है, बी आपका 5 है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया ना। फिर ये और ये दोनों बराबर कैसे होंगे? बराबर अगर आगे पीछे के हैं तो सारे ही बराबर होने चाहिए थे। फिर तो एक तो कोई ये बराबर, ये बीच में अलग है, फिर ये एपी भी बना रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। एक चीज़ और आप देखो, ये 5 है, इनका सम 15 है। अगर दोनों नेगेटिव होगा और पूरा सीक्वेंस एपी में है तो बीच के नंबर भी नेगेटिव होंगे, बीच के नंबर भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव और पूरा एपी में है तो बीच के भी नेगेटिव होने चाहिए, जो कि तो अगर तीनों नेगेटिव हो गया तो 15 तो आएगा नहीं, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ओके, अब इन दोनों में कुछ हो सकता है, -3 3 9 1। अब आप देखिए, अगर ये -3 है, ये 3 है, तो बीच में 5, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा थोड़ी होगा। या तो एपी में क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है या फिर डिक्रीजिंग होती है, या तो नंबर्स कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ती जाती है और कांस्टेंट वैल्यू से घटती जाती है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये पैटर्न ही नहीं बनेगा, यानी आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऑप्शन एलिमिनेट किया और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बाकी पूरा मेथड यही है कि आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस मानिए एंड देन इसको सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास प्यारा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लोकस ऑफ पॉइंट पी का लोकस, P एक पॉइंट है जिसका लोकस है x³ + y³ + 3xy -1 = 0 और xy को -1 नहीं लेना है, -1 -1। अभी कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल that touches this locus, है ना, जो इक्वेशन गिवन है इसको, at -1, 2 and passing through 1, -2 is। अब चलिए, ऑप्शंस नहीं है तो इसे हम पूरा मेथड से करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो that touches the locus at this and passing through this, basic bottom line is we have to find equation of circle and general equation of circle is x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ये सर्कल इसको इस कर्व को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी सर्कल खुद भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो -1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 + 4 5 -2g + 4f + c = 0। और सर्कल इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो उसको भी आप पुट करेंगे, तो आपको 5 + 2g - 4f + c = 0 ये मिलेगा। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2g से 2g कटा, 4f से 4f कटा, c + c 2c, तो c आपका आ जाएगा -5, c मिल गया मुझे। अब मैं दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 से 5 कटेगा, c से c कटेगा, 4g = 8f आएगा, यानी g = 2f आएगा। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस सिंपली दोनों पॉइंट पुट किया, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें g और f में एक रिलेशन मिला और c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू आपको -5 मिल गई और g आपको 2f मिला। अब दूसरी बात, अगर ये सिर्फ टच कर रहा है सर्कल, इसको मान लो ये कर्व ऐसा है, सर्कल है ये और ये कर्व है, यानी यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट किसी भी कर्व का टेंजेंट का स्लोप उस कर्व के dy/dx के बराबर होता है।
सर्कल के लिए तो आप ये कर सकते हो कि सेंटर इसका -g, -f ले लिया, ये पॉइंट आपको -1 2 गिवन है ही, तो ये जो हो गया ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया 2 + f अपॉन -1 + g, और g मेरा 2f है। ओके, ये नॉर्मल का स्लोप इनटू इस कर्व का dy/dx। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसके dy/dx से निकलेगा। उस dy/dx में -1 2 रखेंगे, तो आप dy/dx निकाल लो, निकाल के देखिएगा आप, आपका आएगा x² + 3y माइनस y, 3y नहीं आएगा, y² + x। ओके, अब इसमें xy की जगह -1 2 रखना है, तो 1 + 2 3, 4 - 1 3, ये -1 आ गया। ओके, यानी हमें क्या करना है dy/dx निकालो आप वहाँ से कैसे भी डिफ्रेंशिएट करके, उसमें xy की जगह वैल्यू रखो, आपको -1 मिलेगा। और नॉर्मल का स्लोप हमें पता ही है, इनका प्रोडक्ट -1 आएगा, यहाँ से हमको f मिल जाएगा, f मिल जाएगा 2 + f, ये माइनस माइनस कैंसिल, -1 + 2f, यानी f हमको 3 मिल गया। f 3 मिल गया तो g हमारा 6 हो गया, तो 6 2 = 12, ये हो गया 6y, और c हमारा -5। तो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches this curve at point -1, 2 and passing through the point 1, -2। तो मेरे पास बस इतने ही क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका सोल्यूशन भी थोड़ी देर में बना देंगे। ओके, और किसी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो, आई मीन डाटा गलत हो, ऑप्शंस गलत हो, या कुछ और पूछा गया हो, तो आप उस चीज़ को भी हमें बता सकते हैं, हम रेक्टिफाई करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनके पेपर्स हो चुके हैं वो IIT एडवांस का भी हमने सोल्यूशन काफ़ी बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जिनके नहीं हुए हैं वो मेंस का ये वीडियो देख के समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी बेसिक आ रहे हैं, फार्मूला वगैरह रिवाइज कीजिए और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।